नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूजन जोन एनके चैनल में। भारतीय संविधान के उस ताने बाने को खोलते हैं जिसने ये सब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कर दिखाया। सही कहा। मतलब 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों माला ये दस्तावेज, ये सिर्फ नियमों की कोई नीरस या उबाऊ सूची नहीं है। हाँ, तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि कैसे इस एक दस्तावेज ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के सत्तावादी ढांचे को उखाड़ फेंका और भारत की अपनी जो गहरी सामाजिक खाइयां थीं, उन्हें पाटने का काम किया। देखिए, ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये एक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्रांति थी, जिसे इन अनुच्छेदों के जरिए जमीन पर उतारा गया। तो चलिए फिर सीधा शुरुआत उसी प्रहार से करते हैं जो औपनिवेशिक मानसिकता पर किया गया था। हमारे स्रोतों सबसे ज्यादा जोर अनुच्छेद 18 पर देते हैं। उपाधियों का अंत। हाँ, उपाधियों का अंत। मतलब इसके तहत राज्य किसी को भी ये जो राय बहादुर, सर या खान बहादुर जैसी उपाधियां होती थी वो अब नहीं दे सकता। सिर्फ सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों को ही अपवाद रखा गया है। बिल्कुल। लेकिन मेरा यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। मैं सोच रहा था कि क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा था? मतलब इसके लिए संविधान में एक पूरा अलग से अनुच्छेद बनाना पड़ा? अच्छा, आपको लगता है कि ये छोटी बात थी? मतलब अगर एक नए लोकतांत्रिक ढांचे में कोई खुद को शौक से सर कहलवा भी रहा है तो उससे जमीन पर क्या ही फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, हमें इसके पीछे के औपनिवेशिक तंत्र को, उस पूरे सिस्टम को समझना होगा। ब्रिटिश साम्राज्य इन उपाधियों को कोई सम्मान या पुरस्कार के तौर पर नहीं बांट रहा था। अच्छा, तो फिर इसके पीछे क्या लॉजिक था? लॉजिक बहुत साफ था। वे इसके जरिए जानबूझकर एक ऐसा एलीट वर्ग, एक खास वर्ग तैयार कर रहे थे जिसका मुख्य काम था आम भारतीय जनता और ब्रिटिश हुकूमत के बीच एक दीवार बनना। मतलब अपने लिए वफादारों की एक फौज खड़ी करना। एग्जैक्टली। जब आप किसी व्यक्ति को राय बहादुर बनाते हैं तो आप उसे उसकी समाज से काटकर अपने प्रति पूरी तरह वफादार बना लेते हैं। यह शासन करने की एक बहुत ही कारगर, कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। ओह, जहां भारतीय ही भारतीयों पर नियंत्रण रखने का टूल बन रहे थे। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 18 का उद्देश्य सिर्फ उन चंद शब्दों को, उन टाइटल्स को हटाना नहीं था। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे सोशल मीडिया पर किसी से उसका ब्लू टिक या वीआईपी बैज छीनकर सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाए। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। मतलब जब आप एक ऐसा लोकतंत्र बना रहे हैं जहां एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू होना है, तो वहां ये तय करना बहुत जरूरी था कि कोई भी नागरिक जन्म, हैसियत या किसी विदेशी सत्ता की चाटुकारिता के आधार पर दूसरे से ऊपर नहीं हो सकता। सही बात है। तो ये कृत्रिम वर्ग भेद को मिटाकर एक समान नागरिकता स्थापित करने का सबसे पहला और सबसे कठोर कदम था। वाह, मतलब ये सिर्फ नाम के आगे लगने वाला कोई शब्द नहीं था, बल्कि गुलामी को संस्थागत करने का एक हथियार था जिसे तोड़ना जरूरी था। बिल्कुल। भारी सत्ता द्वारा बनाए गए इस वर्ग भेद को तो हमने एक झटके में मिटा दिया, ठीक है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि समाज के भीतर जो पहले से मौजूद गहरे विभाजन थे उन पर भी उतना ही सीधा प्रहार किया गया था। आप अनुच्छेद 17 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अनुच्छेद 17, जिसके जरिए अस्पृश्यता या छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त किया गया और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। लेकिन यहां मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। हम सभी जानते हैं कि सिर्फ एक कानून पास कर देने से लोगों की पीढ़ियों पुरानी मानसिकता रातों रात तो नहीं बदल जाती। हाँ, ये तो है। तो क्या संविधान निर्माताओं को ये नहीं पता था? मतलब केवल कागज पर एक लाइन लिख देने से ये सदियों पुरानी खाई तुरंत नहीं मिटेगी, ये तो वो भी जानते होंगे। देखिए, ये एक बहुत ही यथार्थवादी सवाल है और संविधान सभा भी इस बात को बहुत भली भांति समझती थी कि सामाजिक कुरीतियां सिर्फ कानूनी आदेशों से एकदम से खत्म नहीं होती। तो फिर इतना सख्त कानून तुरंत लाने का क्या मकसद था? मकसद सिर्फ अपराधियों के लिए सजा तय करना नहीं था। ये दरअसल राज्य की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट संवैधानिक नैतिकता का ऐलान था। संवैधानिक नैतिकता मतलब जब कोई समाज लंबे समय तक किसी घोर असमानता को, छुआछूत जैसी चीज को अपनी परंपरा मानकर स्वीकार कर लेता है, तो उस चक्र को तोड़ने के लिए राज्य को एक बहुत ही रैडिकल स्टैंड लेना पड़ता है। हाँ,
यानी राज्य ये कह रहा है कि अब तक जो भी होता आया हो, नए भारत में इस तरह के संस्थागत भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। एग्जैक्टली। भले ही समाज मानसिक रूप से इसके लिए पूरी तरह तैयार ना हो। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। ये दरअसल एक टॉप डाउन अप्रोच थी, मतलब जहां कानून समाज को सुधारने का नेतृत्व कर रहा था। आमतौर पे तो समाज बदलता है, फिर कानून बदलते। हाँ, और यही बात भारतीय संविधान को पश्चिमी देशों के कई संविधानों से बहुत अलग बनाती है। अमेरिका या यूरोप में आप देखेंगे कि संविधान मुख्य रूप से सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए बनाए गए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन भारत में संविधान का इस्तेमाल समाज को बदलने, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के एक बेहद सक्रिय टूल के रूप में किया गया। वाओ, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पैदा करता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ राज्य समाज को सुधारने के लिए इतनी बड़ी और व्यापक ताकत अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही ताकतवर राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी तो बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अगर कल को सरकार ही अपनी ताकत के नशे में नागरिकों के अधिकारों को कुचलने लगे तो एक आम नागरिक क्या करेगा? और बस यहीं पर अनुच्छेद 32 सामने आता है। अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बिना किसी झिझक के संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये मुझे किसी बहुत ही महंगे और कॉम्प्लेक्स गैजेट के वारंटी कार्ड जैसा लगता है। वारंटी कार्ड कैसे? मतलब मान लीजिए आपने लाखों खर्च करके एक बेहतरीन सिस्टम लिया, लेकिन अगर उसके काम ना करने पर आपके पास कोई वारंटी नहीं है तो वो सिस्टम आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, ये बहुत ही सही उदाहरण है। अनुच्छेद 32 के बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे खोखले दावे हैं, क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता देता है। बिल्कुल। और पता है, इसी न्यायपालिका के हस्तक्षेप से संविधान का सबसे दिलचस्प हिस्सा आकार लेता है। हमारे स्रोतों में अनुच्छेद 21 का बहुत गहराई से जिक्र है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, अब देखने में ये केवल एक लाइन, बस एक वाक्य का अनुच्छेद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णयों ने इसे एक विशाल छाते में बदल दिया है। और सच कहूं तो यही चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने तो सिर्फ ये लिखा था कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी की जान या स्वतंत्रता नहीं ली जाएगी, बस इतना ही ना। हाँ। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्राइवेसी का अधिकार, सांस लेने के लिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यहाँ तक कि एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक और समलिंगी संबंधों की मान्यता भी, बिल्कुल, ये सब कुछ इसी अनुच्छेद 21 के दायरे में आ गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अदालतें अपनी मर्जी से संविधान में नए अर्थ जोड़ रही हैं जो वहां कभी थे ही नहीं? देखिए, इसे अपनी मर्जी से अर्थ जोड़ना नहीं कहते। इससे संविधान को एक जीवित वृक्ष या लिविंग ट्री की तरह देखना कहते हैं। लिविंग ट्री? हाँ, कानून कोई रुकी हुई नदी नहीं है ना। जैसे जैसे समाज का विकास होता है, उसकी जरूरतें बदलती हैं। अब सोचिए, आज से 70 साल पहले इंटरनेट या डिजिटल डेटा तो था नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं था। तो उस वक्त प्राइवेसी के मायने वो नहीं थे जो आज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के जरिए बस ये सुनिश्चित किया है कि हमारे अधिकार किसी एक दौर की सोच में जमे हुए न रह जाएं। मतलब वो समय के साथ इवॉल्व होते रहे। एग्जैक्टली। और इसी प्रक्रिया के तहत हम देखते हैं कि शिक्षा को भी अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 2002 में जो जोड़ा गया था। हाँ, क्योंकि आज के दौर में बिना शिक्षा के किसी भी गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। सही बात है। व्यक्तिगत अधिकारों का ये दायरा तो लगातार फैल रहा है, मजबूत हो रहा है। लेकिन जब हम इस पूरे देश के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे की तरफ देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही चुनौती नजर आती है। आप देश की विविधता की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत सिर्फ एक राष्ट्र तो है नहीं, ये एक उपमहाद्वीप है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं, अनगिनत संस्कृतियां हैं। तो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मैं बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि संविधान केंद्र सरकार की ताकत और राज्यों की स्वायत्तता के बीच जो एक भारी राजनीतिक तनाव होता है, उसे कैसे संभालता है। देखिए, ये तनाव भारतीय संघवाद के बिल्कुल केंद्र में है। आप इतने बड़े और विविध देश को एक ही सांचे में नहीं ढाल सकते। इसीलिए हमारे पास असम्मित संघवाद, मतलब एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का एक बेहद अनूठा मॉडल है। अनुच्छेद 370, जो कि अब निरस्त हो चुका है, और 371 की पूरी श्रृंखला इसी मॉडल का हिस्सा है। हाँ, 371 ए से 371 जे तक जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं,
मतलब नागालैंड, मिजोरम, असम या यहाँ तक कि महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों के लिए अलग नियम हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा आलोचनात्मक नजरिए से देखूं, तो क्या ये समानता के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? कैसे? मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और दूसरी तरफ हम अलग अलग राज्यों को इतनी रियायतें दे रहे हैं। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना। इसे रियायत कहना तकनीकी रूप से गलत होगा। ये दरअसल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यथार्थ को स्वीकार करना है। अच्छा। हाँ, देखिए, उत्तर पूर्व के राज्यों या कुछ अन्य विशिष्ट क्षेत्रों की अपनी सदियों पुरानी आदिवासी परंपराएं हैं, उनके अपने भूमि कानून हैं। अगर केंद्र सरकार आजादी के तुरंत बाद वहां सीधे अपने कानून थोपने की कोशिश करती तो क्या होता? बगावत हो सकती थी। बिल्कुल। वो राष्ट्रीय एकीकरण नहीं बल्कि एक हिंसक अलगाववाद को जन्म देता। अनुच्छेद 371 बस ये सुनिश्चित करता है कि वो समुदाय भारत संघ का अटूट हिस्सा भी रहें और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता को सुरक्षित भी रख सकें। समझ गया। और सत्ता के इस विकेंद्रीकरण का एक और जमीनी स्तर भी है हमारे संविधान में। आप पंचायतों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अनुच्छेद 40 और बाद में जो 243 आया, उसके जरिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को शासन का तीसरा स्तर बनाया गया। मतलब सत्ता को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे गांव की चौपाल तक ले जाने का प्रयास था। हाँ, जो कि दुनिया के बहुत कम संविधानों में देखने को मिलता है। लेकिन मुझे यहां भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। अच्छा, क्या? देखिए, एक तरफ संविधान सत्ता को निचले स्तर तक बांट रहा है, गांव-गांव तक, वहीं दूसरी तरफ वह केंद्र के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भी थमा रहा है जो किसी भी वक्त राज्य की स्वायत्तता को खत्म कर सकता है। आप अनुच्छेद 356 की तरफ इशारा कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन। एग्जैक्टली, अनुच्छेद 536। मतलब अगर केंद्र को यह लगता है कि कोई राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो वो सीधे उस राज्य का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। हाँ, और ये भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक रहा है। तो ये तो संघवाद के विचार के लिए सीधा खतरा है ना। अगर सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल अपने विरोधियों की सरकारें गिराने के लिए करने लगे, जो कि हमारे इतिहास में हुआ भी है। हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो फिर स्थानीय स्वायत्तता का क्या मतलब रह गया? देखिए, ये खतरा हमेशा से मौजूद रहा है और इसे लेकर बहस भी होती रही है। लेकिन संविधान निर्माताओं का तर्क कुछ और था। उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि भारत जैसी विशाल विविधता और उस समय की जो घोर राजनीतिक अस्थिरता थी, उसको देखते हुए एक कड़ा कदम जरूरी था। मतलब अगर कभी कोई राज्य देश से अलग होने की कोशिश करे या वहां पूरी तरह अराजकता फैल जाए, तो केंद्र के पास देश को बिखरने से बचाने के लिए आपातकालीन शक्तियां होनी ही चाहिए। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व था। अच्छा, सेफ्टी वॉल्व। और इसी सेफ्टी वॉल्व से जुड़ा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 360, यानी वित्तीय आपातकाल। हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि आज तक भारत के इतिहास में इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब ये तो घर की दीवार पर टंगे उस लाल रंग के उस फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है, जिसकी रोज सफाई तो होती है, लेकिन हर कोई बस यही दुआ करता है कि कभी इसमें से पिन न निकालनी पड़े। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसका वहां होना पूरी व्यवस्था को एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है। आपको याद होगा 1991 के गंभीर आर्थिक संकट के समय हम इसके बेहद करीब आ गए थे। हाँ, वो तो बहुत क्रिटिकल समय था। बिल्कुल। तो ये साफ दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे एक ही समय में लचीला भी है और कोई बड़ा संकट आने पर तुरंत एकात्मक या यूनिटरी रूप भी धारण कर सकता है। सही बात है। ये तो हुई राज्य और उसके स्वरूप की बात। लेकिन जब ये राज्य इतनी बड़ी शक्तियां अपने पास रख रहा है, आपातकाल लगा सकता है और दूसरी तरफ नागरिकों को इतने अधिकार भी दे रहा है, तो नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए। एग्जैक्टली। कुछ जिम्मेदारियां तो तय की गई होंगी। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 51A लाया गया। मौलिक कर्तव्य। हाँ, जिसमें नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, जैसे कि संविधान का सम्मान करना, पर्यावरण बचाना, वैज्ञानिक सोच रखना वगैरह। बिल्कुल। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि इन्हें अदालत के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। हाँ, ये न्याय संगत नहीं है। तो मतलब अगर मैं वैज्ञानिक सोच नहीं रखता तो पुलिस मुझे गिरफ्तार तो कर नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फिर इन्हें संविधान में रखने का क्या मतलब है? ये तो बस एक
एक सुझाव पेटी या सजेशन बॉक्स बन के रह गया ना, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता। मुझे लगता है कि इसे केवल कानूनी चश्मे से देखना इस प्रावधान के उद्देश्य को थोड़ा सीमित कर देगा। अच्छा, तो इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, हर मानवीय और सामाजिक व्यवहार को पुलिस के डंडे या अदालती मुकदमों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। मौलिक कर्तव्य दरअसल एक नागरिक के लिए एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क या कह लें कि एक आदर्श पैमाना तय करते हैं। हाँ, वे समाज को लगातार ये याद दिलाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ अधिकारों की मांग करना काफी नहीं है। बात तो सही है, लेकिन जब यही आदर्श पैमाना अनुच्छेद 44 के रूप में सामने आता है, तो ये एक बहुत बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद में बदल जाता है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। प्रयास करेगा, लेकिन आज तक ये सिर्फ एक निर्देश ही बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ दो अलग अलग और बहुत ही मजबूत संवैधानिक मूल्यों के बीच सीधा टकराव है। कौन से मूल्य? एक तरफ आपका अनुच्छेद 44 है, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 25 से 28 है, जो धर्म की स्वतंत्रता की व्यापक गारंटी देते हैं। हाँ, और ये धार्मिक स्वतंत्रता वाले अनुच्छेद काफी लचीले और उदार हैं। मतलब यहाँ आप सिर्फ अपने धर्म का शांतिपूर्ण पालन ही नहीं कर सकते, बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जब राज्य विवाह, तलाक या उत्तराधिकार जैसे बेहद निजी मामलों में एक समान कानून थोपने की बात करता है, तो जाहिर है बहुत से समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वायत्तता पर हमले की तरह देखेंगे। बिल्कुल, यह एक बहुत ही जटिल घर्षण है। और आपको पता है, संविधान सभा में भी इस मुद्दे पर भारी और काफी तीखी बहस हुई थी। अच्छा। हाँ, इसीलिए उन्होंने यूसीसी को तुरंत लागू होने वाला मौलिक अधिकार नहीं बनाया, उन्होंने इसे नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया। मतलब भविष्य पर छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने इसे भविष्य की संसदों और समाज के विवेक पर छोड़ दिया कि जब पूरे देश में एक व्यापक आम सहमति बने, तब इस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। ये एक ऐसा तनाव है जिसे संविधान ने जानबूझकर भविष्य के लिए खुला छोड़ दिया था। क्या बात है। और पहचान को लेकर इस तरह के समझौते या कह ले कि बीच का रास्ता निकालने की कला, वो तो संविधान के बिल्कुल पहले पन्ने पर ही दिखाई देती है। अनुच्छेद 1। हाँ, अनुच्छेद 1 कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, मतलब एक ही देश लेकिन नाम दो। और ये नामकरण कोई भाषाई कंफ्यूजन नहीं था, ये एक बहुत ही सधा हुआ और सोचा समझा राजनीतिक समझौता था। वो कैसे? उस समय संविधान सभा में एक मजबूत गुट ऐसा था जो देश की प्राचीन और सांस्कृतिक पहचान भारत को स्थापित करना चाहता था। वहीं जो दूसरा गुट था, वो इस इंडिया नाम को जारी रखना चाहता था, जिसे वैश्विक मंचों पर, संधियों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट पहचान मिल चुकी थी। समझ गया। तो इंडिया दैट इज भारत लिखकर उन्होंने परंपरा और आधुनिकता दोनों ही दृष्टियों को एक ही वाक्य में पिरो दिया। बहुत खूब। तो आज के इन सारे स्रोतों का विश्लेषण एक बात तो